Good evening, everyone. Thank you for connecting to today's webinar. Topic of today's session is Explore Investment Opportunity with Bajaj Finserv FlexiCap Fund. For this, we have invited Mrs. Arpita Dev, Lead Product, Bajaj Finserv AIM. Now, I would like to request ma'am to take the session forward. Over to you, ma'am. Thank you everyone for joining today's session. To begin with, while सेशन हमारा फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में ही है, बट इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा अभी करंट मार्केट के बारे में थोड़ा समझ ले, ताकि उसके साथ फ्लेक्सी कैप को कनेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए. एक बहुत ब्रीफ मैं मार्केट आउटलुक पे बात कर लूँगी यहाँ पे. अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबल में इक्विटीज ने मोस्टली गेन्स देखा है मेजर इकोनॉमीज में, अगर हम देखें, क्योंकि अक्रॉस इकोनॉमीज इन्फ्लेशन में कमी दिखाई दिया है और जो ग्रोथ आउटलुक है वो रिलेटिवली स्टेबल हो गया है. कुछ हद तक हमें उस तरह से रिलीफ देखने मिला एंड उसके रिजल्टेंट ग्लोबल इक्विटीज में एक ग्रोथ देखने मिला है. अगर हम यूएस और एशियन मार्केट्स में देखें तो अर्निंग स्ट्रांग रही है और ओवरऑल टेक के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है. लेकिन यूरोप में जो रिजल्ट हम देख सकते हैं वो काफ़ी मिक्स्ड था, क्योंकि जर्मनी जो एक मेजर इकोनॉमी है दैट वाज लैगिंग. जापान, कोरिया और हांगकांग ने अपने मार्केट्स में आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि उनके पॉलिसीज में भी काफ़ी सपोर्ट हुआ है उनकी इकोनॉमीज में, एंड ओवरऑल उनके जो एक्सपोर्ट्स है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में निफ्टी 50 ने आफ्टर 2 स्ट्रेट मंथ्स मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखा है. 2 स्ट्रेट मंथ्स उसके पहले डिक्लाइन दिख रहा था, लेकिन उसका एक हमें रिलीफ देखने मिला है इन द लास्ट मंथ. और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो ओवरऑल मैक्रो का डेटा है वो काफी रिजिलियंट था, उसने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया. सो या अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो पॉलिसी में कुछ डाइवर्जेंसेस थे, लेकिन यूएस में हमने देखने मिला है कि फेड ने रेट कट किया है, 25 बिप्स रेट कट किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पॉज. तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लेबर मार्केट में काफी स्ट्रेस देखने मिला था, क्योंकि जॉबलेस के क्लेम्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसको सपोर्ट करने के लिए और इकोनॉमी को ओवरऑल सपोर्ट करने के लिए फेड ने डिसीजन लिया कि 25 बिप्स का रेट कट हो. एंड वाइल ये उसके बावजूद लिया गया कि यूएस में अभी भी इन्फ्लेशन काफी स्टिकी है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे भी रेट कट्स हो सकते हैं यूएस में. तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ऑन द ग्लोबल फ्रंट. इंडिया का अगर हम ग्रोथ आउटलुक देखें तो इंडिया का ग्रोथ आउटलुक रोबस्ट रहा है. FY 26 के Q1 का ग्रोथ था अराउंड 7.8%. तो ये काफी बड़ा पुश है इफ वी लुक एट कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो 7.38% था. ये एक अच्छा न्यूज रहा है इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ रेजिलियंस के लिए. और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में हमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है. और ओवरऑल जो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने मिली है, जैसे जीएसटी हो गया या टैक्स रिडक्शंस हो गए, इससे कंजम्पशन को काफी पुश मिला है. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफी पुश देखा है. ऑल दिस हैज लेड टू द इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर. बहुत सारी मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज से भी ग्रोथ बेटर रही है. चाइना में भी ग्रोथ कुछ 4 to 5% ही रहा है, एंड वी हैव आउटपेस देम. इंडिया का जो ग्रोथ रेजिलियंस है वो कंटिन्यू हो रहा है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, एंड दिस इज लीडिंग अस टू द पाथ ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. वहां पे हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है. अगर हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखें तो, और हम इंडिया को बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से कंपेयर करें, यहाँ पे हमने डेटा लिया है एमएससीआई का, जहां हमने रिबेस किया है इंडिया के डेटा को विद द ईएम इंडेक्स डेटा. हम देख सकते हैं कि इंडिया ने काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है ईएम को, विच इज इमर्जिंग मार्केट्स. और ये सिर्फ टेम्पररी नहीं है, आप देख सकते हैं कि फॉर क्वाइट सम टाइम वो जो गैप है वो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है. इंडिया इन द ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छे पोजीशन में है. इसके काफी सारे स्ट्रॉन्ग एंकर्स है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया, टैक्स रिफॉर्म्स काफी हुई है. सॉवरेन रेटिंग में हमारा काफी हमारा अपग्रेड हुआ है, जो एक रीसेंट न्यूज में हमें पता चला. और
जो रिलेटिव वैल्यूएशंस है वो 15 ईयर लो पे है, विच दैट मीन्स वी आर एट अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना इज क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर अस। सो ये सब मिला के एक एक्सीलेटर जैसा एक्ट कर रहा है फॉर इंडिया। और अगर हम देखें कि कुछ शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी हो रही है इन द मार्केट ड्यू टू बहुत सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हमें देखने मिल रही है, जियो पोलिटिकल टेंशन देखने मिल रहे हैं। बट ये हमारा मानना है कि वो आगे चल के उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है वो स्ट्रांग रहेगा। सो अगर हम ओवरऑल इक्विटी आउटलुक में देखें, सो सितंबर में कुछ सेक्टर रोटेशन देखने मिला है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वगैरह भी काफी प्रेशर में था ड्यू टू द टैरिफ हेडलाइंस। लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन और केपेक्स लिंक्ड सेक्टर्स को काफी बूस्ट मिला है, इवन रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को काफी बूस्ट मिला है। उसके वजह से हमने देखा कि निफ्टी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डिक्लाइन इस मंथ, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो ऊपर गई थी। इकोनॉमिक रेजिलियंस आपने देखा है कि कंटिन्यूड है। क्वार्टर वन में भी हमने 7.8% में हमने ग्रो किया है। हमारे जो ओवरऑल डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है वो रोबस्ट है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हमें सपोर्ट कर रही है, और आरबीआई भी लिक्विडिटी मेजर्स एडिक्वेट ले रही है। अक्टूबर का अगर हम आउटलुक देखें, सो टैरिफ डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एंकर रहेगा, जिसमें वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन। फेस्टिव डिमांड काफी देखने मिलेगी अभी, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड इट्स गोइंग टू लीड टू स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट। और क्वार्टर टू के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उस पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। सो कंजम्पशन का तो जो मोमेंटम है वो तो एक्सपेक्टेड है स्ट्रांग रहने का अक्रॉस ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड डिस्क्रेशनरी सेगमेंट्स। बाकी चीजों पे वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन। और अगर पोर्टफोलियो पोजीशंस की हम बात करें, तो पोर्टफोलियोज का जो हमारे पोर्टफोलियोज का जो टिल्ट है, इट इज टुवर्ड्स डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एंड क्वालिटी बिजनेसेस, जहाँ पे हमें अर्निंग्स जो है वो स्टेडी देखने मिली है। और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से परफॉर्मेंस में लीड किया है, एंड कंजम्पशन में हम काफी बुलिश है। सो ये एक ब्रीफ मार्केट आउटलुक मैंने आपको दिया टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द फंड। सो अभी हम फंड की तरफ मूव करेंगे। सो बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है मेगा ट्रेंड्स। अभी मेगा ट्रेंड्स के बारे में हम आगे और थोड़ा समझेंगे द फॉर द व्यूअर्स जिनके लिए ये हो सकता है एक नया कॉन्सेप्ट हो। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। आई स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। सो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, सो मेगा ट्रेंड्स उन चीजों को हम रेफर करते हैं जो अभी उतनी बड़ी नहीं है। दीज आर स्मॉलर ट्रेंड्स नाउ, पर वो आगे चल के काफी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड बिजनेसेस। तो उन ट्रेंड्स को जब हम आज आइडेंटिफाई करके हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो कल बड़ा बनता है, सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ मेगा ट्रेंड्स जिसपे हम लोग इस फंड को अलाइन करते हैं। सो जस्ट कुछ कुछ छोटे छोटे केस स्टडीज में यहाँ पे आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन। सो सबसे पहले केस स्टडी पे अगर हम देखें, जस्ट टू लुक एट द मेगा ट्रेंड्स, तो हमें पता है कि हमारा जो डेमोग्राफिक्स है इंडिया का वो काफी फेवरेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लार्जर यंग क्राउड, और एजुकेटेड यंग क्राउड देखने हमें मिलता है, वे दे आर ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। वो एक काफी बड़ा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाता है हमारे लिए। एंड हमने हमारी इकोनॉमी में और ओवरऑल कंट्री में हमने काफी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखी है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी बेटर हुई है, सॉफ्टवेयर में काफी डेवलपमेंट हुआ है, एंड काफी सारे न्यू टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट हुई है। ये दोनों ट्रेंड्स को जब हम मिलाते हैं, तो एक मेगा ट्रेंड ये बनता है कि जो ग्लोबल जो डिलीवरी मॉडल है वो उसका एक हमें राइज देखने मिलता है, एंड दैट लेड टू इंडिया बिकमिंग अ हब फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारे आईटी कंपनीज का, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स हियर इज इन्फोसिस। तो हमने यहाँ पे इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है, विच इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। तो अगर आप इन्फोसिस का आप ट्रेंड देखें फ्रॉम 2000, सॉरी फ्रॉम 1998 टू 2006, सो अगर आपने 98 में 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया रहता इन दिस कंपनी, इट वुड हैव become 1.2 crore in 2006.
सो आप देख सकते हैं 60x ग्रोथ दिया इस कंपनी ने बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस स्लाइड। सो वो जो छोटे ट्रेंड्स है उन्होंने एक मेगा ट्रेंड को बोल सकते हैं जन्म दिया, जिसके वजह से इंडिया में सॉफ्टवेयर बिजनेसेस को इतना बूस्ट मिला। उसी के हिसाब से अगर हम निफ्टी 50 में कंपेयर करें, सो निफ्टी 50 से काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इंफोसिस ने। So it gives you an idea of what megatrends do to businesses and what an early identification of such trends can lead to, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी देखी है, जहाँ पे जो हमारा मिडिल क्लास है वो काफी उभर के आया है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है इस पर्टिकुलर ग्रुप का। एंड इट इफ यू कंबाइन इट विद द टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑन द बैंकिंग साइड, जैसे डिजिटल बैंकिंग का काफी अगर 2008 वगैरह का अगर हम बात करें, सो वो धीरे धीरे उभर रहा था डिजिटल बैंकिंग। सिबिल स्कोर्स के बारे में काफी सारी बात हो रही थी एंड पीपल वर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ये कुछ छोटे ट्रेंड्स हैं जिनको कंबाइन करें तो एक मेगा ट्रेंड निकल के आता है कि रिटेल और कंज्यूमर क्रेडिट में काफी ग्रोथ हुआ था। इसीलिए हम लोग ने ऊपर जो छोटे ट्रेंड की बात की, दैट वाज द सिबिल स्कोर दैट people were getting more aware about. And this mega trend led to high sustainable growth for the retail private banks and NBFCs. तो जो ओवरऑल क्रेडिट स्पेस है इंडिया में, स्पेशली ऑन द रिटेल साइड, और प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज को अगर हम देखें तो वो काफी हद तक उसको एक बूस्ट मिला था, उसको एक ग्रोथ मिली थी। तो इसका अगर हम कंबाइन करें विद एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल लिया है। सो अगर 2008 में आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया रहता है इन एचडीएफसी बैंक, इट वुड हैव गिवन यू 5x रिटर्न्स बाय नाउ, एज कंपेयर टू 3.5 लाख रिटर्न, 3.5 लाख ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें। काफी हद तक आप देख सकते हैं उसका आउट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ these small trends which led to a mega trend, और इन मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना ही इस फंड का स्ट्रैटेजी है। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी ट्रेंड्स हमें दिखती है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे जाके, दैट इज व्हाट वी डू इन दिस फंड। सो अगर हम मेगा ट्रेंड के बारे में बात करें, सो इट्स अ वेरी पावरफुल लॉन्ग टर्म चेंज जो हमारी इकोनॉमी, बिजनेसेस और कंपनीज को इम्पैक्ट करती है। वो एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखने मिलता है, जो आज के डेट पे शायद हम नहीं समझ सकते। सो हम अगर ट्रेंड्स को देखें, सो एट बजाज फिंसर्व व्हाट वी डू इज हमने ट्रेंड्स को 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है, ईच लेटर ऑफ ट्रेंड्स डिपिक्टिंग समथिंग। सो अगर हम टी का देखें, सो टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, करेंटली मेगा ट्रेंड्स क्या चल रही है इन 6 एस्पेक्ट्स में, उस पे मैं थोड़ा बात करूंगी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में अभी राइट नाउ डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ी इनोवेशन और डिसरप्शन हमें देखने मिल रही है। डिजिटाइजेशन एंड टेक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला नाम आता है जो अगर हमारे दिमाग में भी आता है, इट्स यूपीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शंस किस हद तक बढ़ी है, इफ यू कंपेयर बिटवीन FY21 टू FY26, 5x बढ़ गई है यूपीआई ट्रांजैक्शंस। सो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना स्केल कितना बढ़ गया है। अगर हम डे टू डे लाइफ्स में भी देखें, इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर अस, क्योंकि हम हर जगह आजकल एक टी स्टॉल पे, एक छोटे कोई भी स्ट्रीट वेंडर के पास भी यूपीआई का स्कैनर होता है। हम आजकल कैश निकालते ही नहीं, हम सीधा यूपीआई का स्कैनर हमारे फोन्स में निकालते हैं एंड वी जस्ट पे देम। सो इट हैज बिकम सो कॉमन, एंड बिफोर दिस यूपीआई केम इनटू आवर लाइव्स, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस इतनी इजीली हम थ्रू आवर फोन्स कर सकते हैं। आज वॉलेट आप नहीं भी लोगे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो इस मेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इज द फंड स्ट्रैटेजी जो बहुत शुरू में इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकती है। रेगुलेटरी, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी। तो
अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो वहां पे काफी रेगुलेशन के वजह से काफी रिसर्जेंस हुई है। सो जो पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है टू हेल्प राइज द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में काफी उसका योगदान है। सो कैपिटल आउटले से जो पोटेंशियल रेवेन्यू है वो काफी हद तक ज्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक में देखें, सो इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल हियर। फॉर्मलाइजेशन इज द मेगा ट्रेंड। अगर आप बीएनपीएल बिजनेसेस देखें, बीएनपीएल मतलब जो बाय नाउ पे लेटर जैसे बिजनेसेस हैं, कितनी कॉमन हो चुकी है कि एज कंपेयर टू FY21, इन FY26 द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड 5 times। सो बीएनपीएल बिजनेसेस इस तरह से ग्रो हुई है। तो आप अपने डेली लाइफ्स में भी देख सकते हैं कि कितनी सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आप अभी इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आप यूज कर सकते हैं यूजिंग अ बीएनपीएल, एंड यू कैन पे इट अ मंथ लेटर और वट एवर द क्रेडिट साइकिल इज। सो उस हिसाब से बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को भी हम लोग एक फॉर्मल सिस्टम में ला पा रहे हैं ऑन द इकोनॉमिक साइड। एन में एन स्टैंड्स फॉर नेचर, जहां पे आजकल ग्रीन कॉन्शियसनेस बहुत हो गई है। हम लोग हमारे डेली लाइफ्स में भी सोचते हैं कि क्या इसका सस्टेनेबिलिटी कैसा है, इज इट गोइंग टू हेल्प आवर एनवायरनमेंट, क्या ये आगे चल के भी सस्टेनेबली हम यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। आप फोर व्हीलर्स पकड़ ले, टू व्हीलर्स पकड़ ले, उनकी सेल किस तरह से बढ़ी है, उनके प्रेफरेंसेस किस तरह से बढ़ गए हैं। सो इंडिया का जो ईवी प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.6 मिलियन यूनिट्स इन FY21 टू 60-90 मिलियन यूनिट्स बाय FY30, विच इज अ राइज ऑफ 28 times। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर हम देखें, और हम हमारे आसपास भी देख सकते हैं कि ईवी व्हीकल्स किस तरह से अफोर्डेबल बनाई गई है, किस तरह से उनके प्रेफरेंसेस बढ़ गए हैं। हम हमारे आसपास ईवी को मतलब इट्स नो लॉन्गर अ वेरी नीश कैटेगरी, वो मेन स्ट्रीम में काफी इजीली देखने मिलती है। सो नेचर अगेन बिकम्स अ मेगा ट्रेंड, जहाँ पे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हम एग्जाम्पल ले, विच इज व्हाट डी स्टैंड्स फॉर, हम देख सकते हैं आजकल के ई कॉमर्स का कस्टमर बेस किस तरह बढ़ गया है। हमारे डेली लाइफ्स में भी अगर आप देखें तो ई कॉमर्स हमारे डेली लाइफ्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल। वी कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon, लाइक मिंत्रा, ऐसे जस्ट टू नेम अ फ्यू। इनके इनसे कंजम्पशन हमारी कितनी बढ़ गई है। सो ये जो कस्टमर बेस है, वो बेस कितना बढ़ा है, वो इससे पता चलता है दैट पीपल आर मोर टेक सेवी नाउ। दे वांट टू गेट थिंग्स इन मिनट्स, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एंड उनको ये सर्विस अवेल करने में दे हैव नो हेजिटेशन। उनको चाहिए कि हमें फट से कुछ मिल जाए, हम बिना बाजार गए हमको, हम ऑर्डर करें हमारे घर पे आ जाए। सो ये जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है और ये जो एक डेमोग्राफी है हमारा, ये इस मेगा ट्रेंड को पुश कर रही है। सबसे लास्ट में है सोशल, एस स्टैंड्स फॉर सोशल। तो उसमें हमें कंज्यूमरिज्म और अर्बनाइजेशन का काफी ज्यादा राइज देखने मिलती है। सो अगर हम सोशल बिहेवियर में चेंजेस देखें, सो देर वॉज अ टाइम जब बाहर जाके खाना खाना वॉज नॉट अ वेरी प्रेवलेंट थिंग। हम हार्डली बाहर जाते थे, खाना घर पे ही बनता था, एंड ओनली इन वेरी स्पेसिफिक ओकेशंस, वेरी स्पेशल ओकेशंस कभी बाहर जाके खाना होता था। बट लुक एट अस नाउ, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड लोग बाहर खाना खाते हैं। सो ईटिंग आउट इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ये सोशल जो बिहेवियर में चेंजेस आप देख सकते हैं, विच यू कैन ऑल्सो सी इट इन नंबर्स। FY20 से FY25 के बीच में अगर हम कंपैरिजन देखें, सो ईटिंग आउट एक्सपेंस का प्रोबेबिलिटी है टू राइज बाय अराउंड 2.4x। दैट्स अ वेरी बिग नंबर टू लुक एट, एंड ये एक मेगा ट्रेंड जो अभी हमें ऑन द सोशल साइड देखने मिल रहा है। सो लुकिंग एट ऑल दीज मेगा ट्रेंड्स नाउ, मैं अभी फंड के बारे में बात करूंगी। द फंड स्पेसिफिकली इन्वेस्ट्स इन कंपनीज जो इन मेगा ट्रेंड्स
से उनको बेनिफिट होगा, वी आइडेंटिफाई दिस मेगा ट्रेंड्स एंड देन अकॉर्डिंगली वी इन्वेस्ट इन सच बिजनेसेस। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें, सो जो पहला स्टेप है वो है कि जो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं उससे बेनिफिशियरीज कौन होंगी, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उससे हमें सेकेंड स्टेप में ये देखना होता है कि क्या वो ट्रेंड मोनेटाइजेबल है। वाइल बिजनेसेस को इम्पैक्ट तो करेगा, मतलब दे विल बी देर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन दीज बिजनेसेस, बट विल दे बी एबल टू मोनेटाइज बिकॉज ऑफ दोज ट्रेंड। उसके बाद उन बिजनेसेस का हमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी करना होता है। दे दीज कंपनीज हैव टू बी फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रांग, ओनली देन हम लोग इन बिजनेसेस को कंसिडर करेंगे। एंड सबसे लास्ट स्टेप विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमें कितनी अट्रैक्टिव लग रही है फॉर दोज बिजनेसेस, एंड अ combination of all these four will help us select the right stock for our fund। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। ईच ऑफ दीज स्टेप इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द नेक्स्ट। तो ये जो स्टेप्स है ये हमें हेल्प करती है उन बिजनेसेस और मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना जो हमें इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने में हेल्प करे, और वो हमें एक सही फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ पॉइंट करे, और ऐसे स्टॉक्स को पिक करने में हेल्प करे जो एक अप्रोप्रिएट और रीजनेबल वैल्यूएशन जोन में है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर इनक्यूब प्रोसेस। इनक्यूब हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, जहाँ पे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स: इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज एंड बिहेवियरल एज। सो इंफॉर्मेशन एज में क्या होता है, मैं इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दूंगी बिकॉज इन द एंड ये फंड इनक्यूब के बेस पे ही स्ट्रक्चर्ड है और स्ट्रैटेजाइज्ड है। सो इन इंफॉर्मेशन एज जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन से अ, उन इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, एंड वी यूज द क्वांटिटेटिव एज टू दिस, वेयर जो uh, जो हमारे क्वांटिटेटिव मॉडल्स है, एनालिटिकल मॉडल्स है, वी यूज दोज टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स एंड द राइट ट्रेंड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेनिंग। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, बट उनको एनालाइज करना पड़ता है और उनको क्वांटिफाई करना पड़ता है। इन सब के लिए हमारे पास मॉडल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, विच गिव्स अस दैट क्वांटिटेटिव एज। और लास्ट में हम बिहेवियरल एज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज द मार्केट्स आर ऑल्सो बिल्ड बाय इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, क्राउड का क्या सेंटिमेंट है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि अभी जो मार्केट में सेंटिमेंट है उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स के वैल्यूएशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। सो ये तीनों को अगर हम ले, इट गिव्स यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट एंड वेदर वी आर कंसिडरिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ इट। हम सिर्फ मैथमेटिक्स या सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं देखते, हम बिहेवियरल एज पे भी इसीलिए देखते हैं क्योंकि बहुत बार अनरीजनेबल बिहेवियर लीड्स टू योर ओन पिटफॉल, तो वो हमें अवॉइड करनी है। एंड दैट्स व्हाई बिहेवियरल इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। तो अब तक हमने मेगा ट्रेंड्स के बारे में बात कर लिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है फंड का, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी हम समझ गए हैं। लेकिन मेगा ट्रेंड्स से पोर्टफोलियो तक कैसे वो बात जाती है, उस पे मैं थोड़ा बात करती हूँ। सो मेगा ट्रेंड्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, वी ऑल्सो लुक एट कि उसका सेक्टर्स पे क्या ओवरले है, विच सेक्टर्स आर द वंस जहाँ पे ये मेगा ट्रेंड का इम्पैक्ट होगा, और उन सेक्टर्स पे क्या ऐसा ट्रेंड है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस सेक्टर्स के बेसिस पे हम हमारा यूनिवर्स बनाते हैं, एंड फ्रॉम दैट यूनिवर्स वी क्रिएट आवर पोर्टफोलियो। सो अगर हम पोर्टफोलियो के फनल के का देखें, सो जो हमारा ओवरऑल स्टॉक यूनिवर्स है वो है कुछ 1100 कंपनीज का, विच इज बेसिकली ऑल कंपनीज अबव 2000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। उससे हम एक मेगा ट्रेंड्स का यूनिवर्स निकालते हैं विच इज क्लोज टू 340 टू 380 स्टॉक्स, एंड उनमें से फिर हम लोग पोर्टफोलियो में अराउंड बिटवीन 40 to 60 स्टॉक्स वी ट्राई टू मेंटेन, इट मे एक्सीड पर ये मोर और लेस ऑन एन एवरेज ये रहता है। सो अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस देखें,
यहाँ ऊपर हमने ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देखा है, विच इज अ बेसिक फनल। यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट कैसे करते हैं मैं उसका बता देती हूँ। सो यूनिवर्स में से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट टू बाय विल डिपेंड ऑन कि जो ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया है उसके बेनिफिशियरीज कौन है, कौन उसको मोनेटाइज कर पा रहा है, और उनका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। हमें कब खरीदना है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन वी नीड टू सी हाउ इज द वैल्यूएशन। कुछ ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन देखने मिल रहा है ड्यू टू एनी शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स और ड्यू टू एनी लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स, एंड उसके बेसिस पे हम टाइमिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारा बनता है पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो में से हम व्हाट टू सेल वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन हम लोग ओवर रिएक्शन एंड अंडर रिएक्शन देखते हैं। कोई अगर नया मेगा ट्रेंड इमर्ज हो रहा है उसको भी हम देखते हैं। एंड ऑल्सो इफ एनी कंपनी हैज बिकम फंडामेंटली वीक, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिर हम ऐसे स्टॉक्स को हमारी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते। सो देन वी सेल ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज। बट टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मेगा ट्रेंड कहीं उनका चेंज हो गया है, या लॉन्ग टर्म कोई मेगा ट्रेंड जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो मच्योर हो रही है, इट हैज रीच्ड इट्स पीक एंड नाउ इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। सो ये सारी चीजें मिला के हमारे पोर्टफोलियो का ओवरऑल मैकेनिज्म चलता है। और वैल्यूएशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे एलोकेशन को गाइड करती है कि हम स्टैगर्ड वे में हम एलोकेट करेंगे या हमको कहीं पे रीबैलेंस करनी है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, सो देन वी नीड टू रिड्यूस आवर एक्सपोजर। सो वैल्यूएशन प्लेज अ रोल इन रीबैलेंसिंग एंड एलोकेशन। सो अगर हम इन टोटलिटी देखें, सो इट्स दिस इज अ फंड विच इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे मल्टी ट्रेंड्स हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वन मेगा ट्रेंड वी लुक एट, इट्स मल्टीपल मेगा ट्रेंड्स दैट वी लुक एट, एंड देन वी आइडेंटिफाई कंपनीज। ऐसी कंपनीज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं जो ग्रोथ कंपाउंडर्स है, आगे चल के उनका ग्रोथ ज्यादा होगा। इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। मल्टीपल सेक्टर्स होंगे, बिकॉज दे when we identify multiple mega trends, they are going to impact multiple sectors. So यहाँ पे सेक्टर एग्नोस्टिक आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स में इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर हम मार्केट कैप का देखें, देन अगेन इट्स गोइंग टू हैव अ फ्लेक्सी कैप अप्रोच, जहाँ पे देर इज फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल। तो वाई इज आर फंड डिफरेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये शायद सभी के दिमाग में आता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ट्रू टू लेबल फ्लेक्सी कैप। हम लोग इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं वेयर वी आर अक्रॉस लार्ज मिड स्मॉल। मेगा ट्रेंड्स एक बहुत डिफरेंशिएटेड और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, जहाँ हम लोग बस जैसे जैसे मार्केट चल रहा है हम वैसे वैसे उसको फॉलो नहीं करते। वी आइडेंटिफाई मेगा ट्रेंड्स एट एन अर्ली स्टेज एंड देन वी इन्वेस्ट इन दीज बिजनेसेस। तो हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलते, हम उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो आगे चल के बड़ी होती है और हमें ग्रोथ देती है। हम मेगा ट्रेंड्स देखते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें उसका बेनिफिट दे। ऐसा नहीं कि अब आज कुछ हुआ है, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स द ट्रेंड हैज डिसॉल्व। सो ऐसा नहीं है, जो लॉन्ग टर्म तक रहेगी जिन ट्रेंड्स का इम्पैक्ट, हम उन तरह के businesses में भी and trends में we try to invest, and we always target future profit pool companies, जहाँ पे आगे चल के कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हो, हाई हो, एंड वी ऑलवेज लुक एट देयर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। और हमारा जो रिलेटिवली लो एक हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो वाई शुड यू इन्वेस्ट इन आवर फंड? सो उस पे सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारा जो फंड है वो इंडिया के जो नेक्स्ट ग्रोथ फेज है उस पे अलाइंड है। नेक्स्ट ग्रोथ फेज के हिसाब से ऐसे मेगा ट्रेंड्स भी आइडेंटिफाई होंगे जिनमें हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प कैपिटलाइज ऑन दैट ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री। अगर वैल्यूएशंस देखें तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है अभी। सो राइट नाउ इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप फंड। एक्टिव शेयर हमारा हाई होता है, विच मीन्स वी हैव अ more high conviction portfolio, lesser inclined with the benchmark। हमारा benchmark है BSE 500। So
हम बेंचमार्क के हिसाब से हमारा एलोकेशन नहीं करते। वी आर ट्रू टू आवर स्ट्रैटेजी, वी आर ट्रू टू लेबल फ्लेक्सी कैप फंड, और हम हमारे कन्विक्शन के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड इट्स अ वेरी प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने आपको इनक्यूब के बारे में समझाया, वी ट्राई टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट इज डिक्टेटेड बाय इनक्यूब। हम लोग फंड मैनेजर बायस लाने के लिए यहाँ पे वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस स्ट्रैटेजी, या अलग तरह के बायसेस नहीं आने चाहिए। जैसा जैसा हमारा इनक्यूब हमें बताती है कि हमारा प्रोसेस ये है, वी हैव टू फॉलो दैट, एंड इट इज वेरी सिस्टमैटिकली अप्रोच्ड। सो ये एक मैपिंग है ऑफ द करंट पोर्टफोलियो। हम लोग इसे एवरी मंथ पब्लिश करते हैं, हमारे फैक्ट में भी अवेलेबल होता है। सो व्हाट वी डू इज, हमारे जो कॉम्पोजिशन है ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको हम मैप करते हैं एज पर द ट्रेंड्स दैट वी आइडेंटिफाई। सो दिस इज टू गिव यू दैट ट्रांसपेरेंसी कि हम एक्चुअली में वो मेगा ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी के बेसिस पे हमने इन कंपनीज को हमारे पोर्टफोलियो में लिया है। सो दिस टेल्स यू, गिव्स यू अ वेरी ट्रांसपेरेंट अप्रोच, एंड ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो क्यों है। इट गिव्स यू द आंसर राइट अवे। जैसे कि अगर आप HDFC बैंक देखें, सो इसमें हमने मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। सिमिलरली अगर आपने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा देखा है, सो देयर इट्स आर डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेंड्स दैट वी सी। सो ये सारे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते ही हमने ये सारे कंपनीज को हमारे पोर्टफोलियो में लिया है। अगर हम करेंट पोर्टफोलियो के बारे में थोड़े क्वांटिटेटिवली हम देखें, सो मार्केट कैप वाइज वी हैव अराउंड 48% इन लार्ज कैप, मिड कैप में कुछ 24% है, और स्मॉल कैप में भी अराउंड 24% है। रेस्ट इज इन कैश एंड अदर्स। सो दिस अगेन टेल्स यू कि ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है एंड ट्रू टू लेबल फ्लेक्सी कैप फंड विच इज इन्वेस्टेड अक्रॉस द मार्केट कैप स्पेक्ट्रम। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन टॉप 20 में इट्स समवेयर अराउंड 49%। जैसे कि मैंने बोला, एक्टिव शेयर रिलेटिवली हाई है, सो अराउंड 68% ऑफ एक्टिव शेयर इज व्हाट वी हैव विद द बेंचमार्क। टॉप 10 इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैंक्स, फार्मा, फाइनेंस आर सम ऑफ द टॉप 3 इंडस्ट्रीज इन द पोर्टफोलियो, और टॉप 10 अंडरवेट एंड ओवरवेट इंडस्ट्रीज भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज द ओवरऑल स्कीम परफॉर्मेंस जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट 1 year the fund has outperformed the benchmark and even the additional benchmark. So I am done with my presentation here. आप लोगों के पास कोई भी questions होंगे, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। I'll try to answer. Thank you, ma'am. I would like to request every participant, if you have any questions, you can simply write the question in the chat box, or else you can raise your hands also, so I can unmute yourself. I would like to request every participant that if you have any questions, you can simply write that question in the chat box, or else you can raise your hands also, so I can allow you to unmute yourself. Prajwal ji, I have allowed you to unmute yourself. You can ask your questions. हाँ यस यस अर्पिता मैम। Yes, tell me. मैम मैं हर एक फंड फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप में 50% शेयर क्यों डालता है अपना? 50% देखिए, स्मॉल में या हाँ, मिड में क्यों नहीं होता? देखिए क्या है कि फ्लेक्सी कैप फंड के सबके अपने अपने स्ट्रैटेजीज होती है। सो ऐसा कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हर कोई नहीं नहीं, क्यों। नियर अबाउट सभी कंपनीज का 50% लार्ज कैप में होता है। जी जी, मैं समझ सकती हूँ आपका आपका क्या कहना है यहाँ पे। सो अगर आप देखें, सो मार्केट में ऑलरेडी एक मल्टी कैप फंड है जहाँ पे 25 25 25 तीनों में डाल सकते हैं, एंड द रेस्ट 25 इज एज पर फ्लेक्सिबिलिटी। सो वहां पे एक तरह का कंपल्शन बना हुआ है कि आपको 25% हर एक में डालना ही है। सो एक तरह का डिफ्रेंसिएशन भी बनता है फ्लेक्सी कैप में कि आप मेजॉरिटी पोर्शन आप लार्ज कैप में डाल रहे हो एंड रेस्ट ऑफ इट इन मिड एंड स्मॉल कैप।
बहुत बार अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी डिपेंड होती है। एंड इफ योर फ्लेक्सी कैप फंड इज मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, तो फिर लार्ज कैप में उनको उस तरह के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। सो इसीलिए देर कैन बी अ रीजन कि मोस्ट एएमसीज और मोस्ट फंड हाउसेस वो लोग इतना रखते हैं इन अ फ्लेक्सी कैप, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर ओन स्ट्रैटेजी। बट एक तरह का ये डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करता है फॉर इन्वेस्टर्स जिनको एक बेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यही वजह है मैम, मल्टी कैप नियर अबाउट में रिपोर्ट के हिसाब से 4-5% रिटर्न ज्यादा ही देता है फ्लेक्सी कैप से। देखिए पॉसिबल है, अगेन उनके मल्टी कैप्स में भी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। बट ऑफ कोर्स अगर आप 50% ऑफ द पोर्टफोलियो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिड एंड स्मॉल कैप में डालेंगे, सो जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली आपको उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। बट जब मार्केट नीचे जाती है तो ऑफ कोर्स उसका डाउन साइड भी कैप्चर करती है ऐसे फंड्स। सो अभी राइट नाउ एट दिस स्टेज हो सकता है आपको वो दिखे। नहीं मैम, तो लार्ज और मिड कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड है, तो एज हम्म। कंपेरिजन तो नियर अबाउट रिटर्न रहता है, तो अ, सजेशन नॉर्मली किस में रहेगा फिर आपका, लार्ज अगर मिड कैप और अगर फ्लेक्सी? फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड हो, देखिए काफी हद तक डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए। अगर इन्वेस्टर स्मॉल कैप में कोई भी एक्सपोजर नहीं चाहता है, देन लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है ये विल स्मॉल बी। कैप का एक स्पेशल फंड और लार्ज और मिड कैप का एक फंड दिया तो फ्लेक्सी कैप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर? नहीं, सो फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में वो फंड जा सकती है। आप लार्ज और मिड कैप में क्या होता है कि 70% आपको लार्ज एंड मिड में ही रखना ही पड़ेगा। सो दैट इज वाई मोस्ट इन्वेस्टर्स दे ट्राई टू पुट मोर इनटू लार्ज एंड मिड, स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम रखते हैं। फ्लेक्सी कैप उससे बाउंड नहीं है। सो अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी रही तो वो स्मॉल कैप में एक एक्सपोजर ले सकती है। सो डिपेंड करेगा कि अगर इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में कोई एक्सपोजर नहीं चाहिए, सो देन यू कैन सजेस्ट सच अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। पर अगर एक बैलेंस्ड एक्सपोजर देना है इन्वेस्टर को, देन आई विल सजेस्ट अ फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि वो एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बैलेंस्ड एक्सपोजर दे रही है अक्रॉस द मार्केट कैप। मैम बहुत पहले से देता हूँ मैं बजाज का फ्लेक्सी कैप फंड मेरे क्लाइंट को। ओके। हाँ, तो ये वेबिनार था तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं है मैम अपने इसमें? नहीं, हम लोग इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं रखते हैं, और अभी कुछ ऐसा हमारे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के हिसाब से वी विल नॉट बी डूइंग दैट। हम लोग जैसे डोमेस्टिक इंडिया में का ही भी अभी। सबसे फेमस फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जी, मतलब मैं सभी समझ को सकती पता हूँ। है, तो उसका रिटर्न शायद ग्लोबल से आता है ऐसा कहते हैं लोग। देखिए हो सकता है वो पॉसिबल है, बट देन अगेन वो उनकी स्ट्रैटेजी है। हम लोग क्योंकि मेगा ट्रेंड्स और डोमेस्टिक मेगा ट्रेंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सो हम लोग डोमेस्टिक ऐसे अपॉर्चुनिटीज में ही इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें आगे चल के वो कंपाउंड होते हुए दिखे। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फंड्स इन द मार्केट। So thank you, ma'am. And we do not have any further questions, so I think we should close it here. Sure. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Have a great evening ahead. Thank you, ma'am. Thank you to every participants also for joining.